बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तलबा और तालिबात, आज का हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बहुत ही अहम यूनिट है। इसकी अहमियत क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि ये एक पोएम है और आप ये बात जानते हैं कि पोएट्री जो होती है उसके लिखने का मकसद और पोएट्री को निसाब में शामिल करने का मकसद एक खास मकसद होता है। फिर उसी पोएट्री में हमें जो शायर हैं, जो पोएट्स हैं, उनकी थिंकिंग का पता चलता है कि एक पोएट जो है वो किस लेवल की थिंकिंग रखता है और उसका विजन क्या है। मोस्टली हम पोएट्स के बारे में जानते हैं और उनका विजन क्या होता है? नेचर, नेचुरल ब्यूटी। इसी तरह आज का जो हमारा यूनिट है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसमें भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो हमें जिंदगी के चंद अहम उमूर की तरफ इशारा दिलाते हुए अपनी वर्सेस के जरिए हमें आगाह करता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, स्टॉपिंग का मतलब होता है बेटा रुकना। बाय वुड्स, वैसे वुड कहते हैं लकड़ियों को, लेकिन यहां पे हम क्या कहेंगे? जंगल। ऑन अ स्नोई इवनिंग यानी बर्फानी शाम में, जिसमें स्नो पड़ रही है, उस शाम, बर्फानी शाम में जंगल में रुकना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके बारे में थोड़ा सा आगाह कर दूं, वो 1874 में पैदा हुआ, यानी 1874 से लेकर उसने अपनी जिंदगी का आगाज किया और 1963 में वो अल्लाह को प्यारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत सी पोएम लिखी, लेकिन उसकी एक पोएम जिसका ये हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पोएम में उसने हमें क्या कहा? सबसे पहले बेटा हम यही चीज लर्निंग आउटकम में पढ़ेंगे कि लर्निंग आउटकम
आपके लेसन में सबसे पहले देने का मकसद क्या है कि क्या ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इन बातों से आगाह हो चुके हैं, किन किन बातों की आपको पहचान हो चुकी है। बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल, यानी तलबा इस काबिल हो जाएंगे, इसको बेटा उर्दू में हम हासिलाते ताल्लुम भी कहते हैं, कि तालिब इल्म जो है इस चैप्टर को, इस सबक को पढ़ने के बाद उसने क्या क्या हासिल किया, क्या वो इस काबिल हो गया कि उसको इन बातों का पता चल गया। कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द पोएम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द की थीम। सबसे पहले तो उसने पोएम के अल्फाज मानी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है कि क्या तालिब इल्म जो है उसने इसके मानी को समझ लिया है या नहीं समझा। आइडेंटिफाई द स्पीकर इन द पोएम। इस नज्म में जो मुकर्रर है, जो बयान करने वाला है, वो कौन है और वो क्या बयान कर रहा है। आइडेंटिफाई एलिट्रेशन इन द पोएम। अब देखिए, एलिट्रेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एक्सरसाइज में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। इसके बारे में क्या आपने जान लिया है। आइडेंटिफाई द एलिट्रेशन, उसके साथ उसने अगले ही टॉपिक में कहा है इंटरप्रेट द इमेजरी इन द पोएम, यानी इमेजिनेशन, तखयलात के बारे में क्या ख्याल है। पैराफ्रेज एंड समराइज द पोएम। अब एक पोएम जो है इसको समराइज, देखिए बेटा आप अपनी अगर बुक का पेज नंबर 82 निकालें तो वहां पे आपको पूरी पोएम दी गई है, और कोई भी नज्म है वो अशआर की सूरत में लिखी होती है। और एक चीज हमारी समझना बहुत जरूरी, हम अगर किसी बुक की रीडिंग कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, रीडिंग। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे वर्ड मैंने रीडिंग लिखा है किस लिए, ताकि आपको समझाया जा सके। चैप्टर की रीडिंग होती है जिसमें हमारी प्रोज होती है, लेकिन यहां पे हम क्या कहते हैं, रिसाइटिंग। जो नज्म होगी उसको रीड नहीं किया जाता, उसको रिसाइट किया जाता है। क्यों? सबसे पहली बुनियादी बात आप ये समझें, हमारे ख्यालात के मुताबिक सिर्फ ये है कि कुरान मजीद की जितनी भी आयात हैं उनको जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वो रिसाइटिंग होती है, रिसाइट द होली कुरान। लेकिन इसके साथ ये भी हमें बात समझनी चाहिए कि कुरान मजीद की आयात जो हैं उनको हम कहते हैं वर्सेस, और कोई भी नज्म चाहे वो अशार की सूरत में हो या वो बंद की सूरत में हो, उसका जो एक मिसरा होता है उसको हम कहते हैं, एक लाइन को हम वर्स कहते हैं। और जब भी वर्सेस पढ़ी जाएंगी तो उन वर्सेस को क्या कहा जाएगा, रिसाइट। और पोएम भी रिसाइट की जाती है। दूसरी लॉजिक में इसकी बता दूं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के पढ़ने के हवाले से हमें हुक्म दिया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान मजीद को तरन्नुम के साथ, तरतील के साथ एक मुकर्रा अंदाज में पढ़ा जाए। मतलब क्या है कि उसके जबर, जेर, पेश, जिन्हें हम रुमूज़ो औकाफ कहते हैं, उन रुमूज़े औकाफ का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बगैर अगर हम पढ़ेंगे तो उसके मानी बदल जाएंगे। इसी तरह जब भी किसी पोएम को पढ़ा जाता है तो उसमें राइज एंड फॉल, उसके काफिया और रदीफ का ख्याल रखना, यानी उसके रमूज़े औकाफ का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। आम रीडिंग की तरह उसको नहीं पढ़ा जाता, इसलिए इसके लिए भी हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, रिसाइटिंग। क्या कहते हैं, रिसाइटिंग। तो देखिए बेटा, इस पोएम को हम रीड करेंगे, मतलब इसकी रिसाइटिंग करेंगे और उसकी समरी बयान करेंगे। इसमें क्या कहा गया, रेस्पॉन्ड टू द पोएम बाय गिविंग अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जाती नुक्ता नजर के बारे में आप बयान कर सकेंगे।
यूज एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेजेस। यहां पे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज में एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेजेस के हवाले से पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या हैं, एडवर्ब फ्रेजेस क्या हैं। उसके बाद बेटा बात आती है प्री रीडिंग की। प्री रीडिंग में उसने हमें दो सवालात कहे। एक उसने कहा डज द टाइटल रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ द पोएम। क्या ये जो टाइटल है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, क्या ये अपनी पोएम की मुकम्मल थीम को बयान करता है, यानी उसके थीम में किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। दूसरी चीज क्या है, उसने कहा व्हाट मेक्स नेचर पोएम अपीलिंग टू यू, यानी ऐसी पोएम्स जिनमें कुदरत के बारे में बयान किया गया है वो आपको किस हद तक अट्रैक्ट करती हैं, अपील करती हैं, यानी आप उनके मौजू को जानते हुए उनके हवाले से कितना को इल्म हासिल करना चाहते हैं। तो आइए हम आज की इस पोएम को रिसाइट करते हैं, ना कि रीड करते हैं। क्या करेंगे? रिसाइट, और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी जानेंगे। देखिए राइटर ने कितने अच्छे अंदाज से उसके अल्फाज का चुनाव किया है। Whose woods these are, I think I know। किसका ये जंगल है, मैं सोचता हूं, मैं उस शख्स को जानता हूं। क्या कहता है? Whose woods these are, I think I know। ये किसका जंगल है, किसके ये दरख्त हैं, मैं सोचता हूं, मैं उसको जानता हूं। His house in the village, तो अगरचे उसका घर ये करीब ही गांव में है। He will not see me, वो मुझे नहीं देखेगा। Stopping here, यहां खड़े हुए, वो क्या कहते हैं? वो मुझे यहां खड़े हुए नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow, ये देखते हुए कि उसका जंगल जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। अब देखिए किसी चीज की तरफ बेटा जब हम देखते हैं तो शायर यहां पे कुदरत की तरफ नजारे को गौर करने के लिए हमें मतवज्जे कर रहा है कि कुदरती अशिया की तरफ देखते हुए हम एक मुसर्रत महसूस करते हैं, लेकिन उस खूबसूरती के मालिक जो है उसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम होती है कि क्या इस खूबसूरती का कौन मालिक है, वो इस खूबसूरती को किस अंदाज से रखता है, और क्या वो मुझे इस खूबसूरती पर गौर करने से हमें देख रहा है या नहीं देख रहा। अगर देख रहा है तो क्या वो मुझे रोकेगा या नहीं रोकेगा। ऐसे तसव्वुरात, ऐसे ख्यालात शायर के जहन में उभरते आ रहे हैं। सेकंड स्टैंजा में वो कहता है माय लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा सा ये घोड़ा, मस्ट थिंक इट क्वीर, वो इसे स्ट्रेंज फील कर रहा है, इसे अजनबी फील कर रहा है कि मैं किस जगह जाकर रुक जाऊं। कोई खास जगह नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई रुकने की जगह नहीं है। टू स्टॉप, रुकना विदाउट अ फार्म हाउस, एक फार्म हाउस के बगैर नहीं, यानी घर से निकले हैं, करीब ही दोबारा रुक गए। अब वो अपने मालिक की तरफ इस चीज को गौर कर रहा है कि ये अजीब सी बात है, मालिक ने ऐसी जगह रोक दिया जहां कोई रुकने का जवाज नहीं है। बिटवीन द वुड्स, जंगल में, एंड द फ्रोजन लेक, एक तरफ जमी हुई एक झील है, एक तरफ दरख्त हैं जिन पर बर्फ जमी हुई है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे घनी शाम में। टू गिव हिज हार्नेस बेल्स शेक, शेक का मतलब है हिलाना। वो उसके कब्जे में यानी उसके गले में जो घंटियां बधी हुई हैं वो उन्हें हिलाता है अपने मालिक को तवज्जो दिलाने के लिए कि कहां हम रुके हैं, क्या कोई मसला है। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर इज सम मिस्टेक,
कि क्या यहां पे कोई गलती हुई है। द ओनली अदर साउंड्स दैट स्वीट, वहां कोई और आवाज नहीं है सिवाय एक आवाज की, ऑफ द इजी विंड एंड द डॉनी फ्लैक, एक हल्की सी हवा की सरसराहट और हवा में गिरते हुए किस चीज के, बर्फ के गोले। जो बर्फ गिर रही है उस बर्फ की और हल्की सी चलती हुई हवा की सरसराहट के सिवा वहां उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल बहुत प्यारा और घना, जंगल बहुत प्यारा और घना। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, शायर क्या कहता है, शायर कहता है जंगल बहुत प्यारा है, ये खूबसूरती, ये चाशनी, ये सब चीजें इतनी खूबसूरत हैं कि जिन्होंने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया कि मैं यहां रुकूं, जबकि मैं एक वादा कर चुका हूं कि आई एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे सोने से पहले मीलों सफर करना है। ये जो आखिरी स्टैंजा है ना बेटा, ये इंतहाई अहमियत का हामिल, जो हमें पूरी बात समझाना चाहता है। देखिए पहले उसने हमें एक थीम दिया कि जब शायर अपने घर से निकला, अपने घोड़े के साथ सफर करने लगा, रास्ते में उसने करीब ही एक खूबसूरत जंगल देखा, उसने अपने घोड़े को रोक दिया। अब तवज्जो क्या है, अगर हम बेटा गौर करें कि इंसान जब पैदा होता है तो उसकी जिंदगी का भी थोड़ा सा सफर तय होता है, तो उस थोड़े से सफर के तय करने के बाद इस दुनिया की खूबसूरती वो उसने हमें किससे जाहिर की है, इस दुनिया की खूबसूरती को वुड्स से जाहिर किया है कि एक खूबसूरत जंगल जहां दरख्तों पर क्या है, बर्फ, एक तरफ जमी झील, उससे मुराद इस दुनिया की तमाम खूबसूरत चीजें हैं जिनमें शायर अपने आप को मगन कर बैठता है। और इंसान की लाइफ पूरी उसने इसमें बयान कर दी है कि इंसान अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा अभी थोड़ा सा सफर तय करता है तो दुनिया की इस खूबसूरती में, इन रानाइयों में, इन चाशनियों में वो अपने आप को मगन कर बैठता है और उसे अपने वक्त का एहसास नहीं होता कि ये वक्त बीत जाएगा, मुझे क्या करना है। यहां दुनिया में मौजूद चंद लोग जो उस इंसान की केयर करते हैं, उनसे मुराद उसने उसके घोड़े की दी है कि उसका घोड़ा जो है वो अपने उस मालिक को अपने गले में बंधी हुई घंटियों से ये चीज याद दिलाता है कि हम कहां रुक गए हैं, ये दुनिया में हमारा, इस खूबसूरती में हमारा कोई ठिकाना नहीं है जो मुस्तकिल हो। बहरहाल इसी तरह बेटा शायर जो है वो हमें दुनिया की तरफ इशारा दिलाते हुए ये बात समझाता है कि कहां हम रुक गए, इस दुनिया की खूबसूरती में हम क्यों रुक गए हैं, हमारी तो ये मंजिल ही नहीं है। आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, मैं बहुत आम वादा कर चुका हूं। किस चीज का प्रॉमिस कर चुका हूं? माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, क्या हमें मरने से पहले एक लंबा सफर तय करना है। हमें सोने से पहले से मुराद क्या है कि इंसान की जिंदगी की नींद कब है, उसकी मौत है। और इंसान ने मरने से पहले दुनिया के बहुत से उमूर हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के जिम्मे लगाए हैं, उनको पूरा करना है। तो देखिए बेटा, एक इंग्लिश राइटर हमारी जिंदगी के हर पहलू को हमें वाजे करके बयान कर रहा है कि इंसान जब दुनिया में आता है फिर वो दुनिया की इस खूबसूरती में, इन रानाइयों में, इन चाशनियों में मगन होकर रह जाता है और वक्तन फवक्तन उसको प्रॉब्लम्स जो आती हैं उन प्रॉब्लम्स पे जाके वो अपने आप को
गौर नहीं करता कि मैंने गलती कहाँ की है, मैंने मिस्टेक क्या की है कि मैं दुनिया में मगन इतना हो गया था कि मैंने अपना बहुत सा वक्त जाया कर दिया और मैंने अपनी जिंदगी के सफर को बर वक्त पूरा नहीं किया। उस सफर को जिसको मैंने एक मुकर्ररा वक्त में तय करना था, वो सफर तो बहुत लंबा। तो शायर क्या कहता है कि आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, मैं वादा कर चुका हूं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मुझे सोने से पहले, मुझे नींद से पहले एक लंबा सफर तय करना है और उस लंबे सफर के लिए मुझे वक्त दरकार है। अगर मैं अपने वादों को पूरा करता हूं तो ये दुनिया की जो खुशियां हैं, रानाइयां हैं, ये खूबसूरतियां जो हैं, जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, हमें इससे बच के अपने मकसद की तरफ, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा रहना। तो देखिए इन 15 लाइनों में, ये 15 वर्सेस जो उसने दी हैं, इसमें शायर हमें जिंदगी पूरी का मकसद बयान कर रहा होता है। तो हम ये बात अपने नोट्स और कमेंट्स में पढ़ते हैं कि शायर ने नोट्स और कमेंट्स में क्या बात कही है। राइटर हमारे बारे में हमें क्या बताता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ फेमस अमेरिकन पोएट। ही वाज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को ऑन मार्च 26, 1874। पहले बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो 1874 में पैदा हुआ। He was an internationally acclaimed poet who won the famous Pulitzer Prize for 4 times, जिसने 4 दफा प्राइज जीता, इतना मशहूर शायर। His poetry focused on the theme of nature, और ये बात मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर चुका हूं कि शायर हजरात जो हैं वो कुदरती एक चीज को मतवज्जे करके हमारी तवज्जो उसकी तरफ करते हैं और हमें उससे क्या बताते हैं, हमें उससे वो तमाम चीजों के बारे में आगाह कर देते हैं जो हमारी पूरी लाइफ के लिए होती हैं। आगे जी, रॉबर्ट ही डाइड इन बोस्टन ऑन जनवरी 29, 1963। वो 1963 में बोस्टन में अल्लाह को प्यारा हुआ। अब उन लोगों का जो मजहब है उसके मुताबिक इस दुनिया के हर शख्स ने तो जाना ही, उन्होंने जो भी हमारे लिए क्या है कि एक शायर दुनिया को छोड़ गया। ठीक है, द पोएम पॉइंट्स आउट द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। कुदरती खूबसूरती जो है वो इंसान के लिए बड़ी क्या होती है, एक्साइटिंग होती है। एट द नीड टू कैरी ऑन विद द daily affairs of life. The world of fantasy is very inviting, but one must maintain balance between world of reality and imagination. अब यहां पे एक और बात उसने हमें क्या समझाई है कि एक है रियलिटी, एक है इमेजिनेशन, एक है तसव्वुरात, एक है ख्यालात। जैसे आप में से बहुत से बच्चे हों, बल्कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे जो ख्याली पुलाव में रहते हैं, पकाते रहते हैं। अब ख्याली पुलाव पकाने से मुराद क्या है कि वो दुनिया के ऐसे तमाम कामों की तरफ बातों में बहुत आगे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होंगे, रियलिटी कुछ भी नहीं होगी। जिस तरह आज आप एक स्टूडेंट लाइफ में टेलीविजन देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप प्रोग्राम्स देखते हैं, मुख्तलिफ ड्रामास, मूवीज उनमें देखते हैं, तो जो लाइफ आप वहां पे देख रहे होते हैं बेटा, वो रियलिटी नहीं होती। रियल लाइफ जो होती है वो उससे बहुत डिफरेंट होती है। जबकि आप में से बहुत से बच्चे वो यही समझते हैं कि जिंदगी उसी अंदाज की है जिस तरह की आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, आप मीडिया पे देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता, लाइफ उससे बहुत डिफरेंट है। और रियल लाइफ जो है उसमें इंसान को बहुत सी वर्किंग करनी पड़ती है, फिर जाकर एक कामयाब इंसान बनता है। तो यही बात हमें कौन समझा रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट समझा रहा है। कौन समझा रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अपनी इस पोएम के जरिए हमें इस दुनिया की खूबसूरती में मगन रहने के बारे में
इन्फॉर्म कर रहा है कि इंसान इस दुनिया की खूबसूरती में मगन होकर अपना वक्त जाया कर बैठता है। उस वक्त को जाया किए बगैर जो उसके जिम्मेदारियां लगी हैं वो उनको पूरा करे। माइल्स टू गो, मीलों सफर करना, बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले। मौत से पहले हमें अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत जरूरी है, जो हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आज से कितने साल पहले बता दिया था। इसी तरह बेटा आगे हमारी ग्लॉसरी शुरू होती है। ग्लॉसरी में इससे मुराद क्या होता है? फरहंग। फरहंग से मुराद क्या है बेटा? अल्फाज की वजाहत, यानी जितने भी अल्फाज हैं उनकी वजाहत जो है वो क्या कहलाती है? ग्लॉसरी। वुड्स, मैंने आपको शुरू में बताया कि वुड्स जो लफ्ज है इसका मतलब होता है लकड़ी, लकड़ियां। लेकिन यहां पे हम क्या है इसका मतलब करेंगे? इसका मतलब करेंगे जंगल, फॉरेस्ट। क्या कहेंगे? फॉरेस्ट। इसी तरह इस पोएम में हमारे सामने वर्ड आया है क्वीर। क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजनबी, अजीब सी कैफियत। हार्नेस, कब्जे में होना, कंट्रोल में होना। उसने जो अपने गले में घंटियां पहनी थी जो उसके कब्जे में थी, घोड़े ने क्या किया था? उनको शेक किया था, उनको हिलाया था। डॉनी, सॉफ्ट, फेदरी, यानी इतनी सॉफ्ट जैसे पर होते हैं। परिंदों के पर आपने देखे होंगे बहुत नरम होते हैं। फ्लैक, वेरी स्मॉल लूज मास ऑफ स्नो, बहुत छोटे, बहुत बर्फ के, जिसको हम कहते हैं ऐसी चीज जिसका कोई वजन ना हो। उसके बाद हमारे कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन से मुराद क्या है? हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमें चंद एक यहां पे क्वेश्चन दिए गए हैं। वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप इनको मजीद लिखने के लिए जो है पीडीएफ भी आपको मिल सकती है। उसके साथ आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप फेस टू फेस क्लास में आएंगे तो आपको इनके आंसर फिर भी लिखवा दिए जाएंगे। देखिए मामूली सच ने सवाल पूछा है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? नज्म में स्पीकर कौन है? और हमने यही बात शुरू में की थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी द पोएट इज आल्सो स्पीकर इन द पोएम। इस नज्म में जो शायर है वो खुद ही एक मुकर्रर भी है। तो हम क्या कहेंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द स्पीकर इन द पोएम। Whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? पहले स्टांजा में शायर जो है हमें किसकी तरफ तवज्जो दिलाता है? In the first stanza of the poem, the poet refers us to the honor of the woods. Refers us to the honor of the woods. वो उन जंगलों के, उन दरख्तों के मालिक की तरफ इशारा करते हुए हमें बात करता है। तीसरा, why does the speaker stop on the darkest evening of the year? शायर साल की सबसे घनी शाम में वहां क्यों रुकता है? The speaker stops there to look at the beauty of nature. The beauty of nature compelled him to stop. वो कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए वहां रुकता है, क्योंकि ये कुदरती खूबसूरती उसको मजबूर करती है कि तुम रुको और उसकी तरफ तवज्जो दो, अटेंशन करो। यही बात बेटा मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो दुनिया की खूबसूरती है, रानाइयां हैं, ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और जो कंपेल हो जाता है, जो मजबूर हो जाता है,
वो इनमें दुनिया की इन खूबसूरतियों में मगन होकर रह जाता है और बाकी लोग जो इस मंजिल मकसूद की तरफ चल रहे होते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। और जब बाकी लोग आगे निकल जाते हैं, वो अपनी मंजिल मकसूद के सफर के बारे में पीछे रह जाता है, तो फिर वो पछताने के सिवा उसके पास कोई और कुछ नहीं होता। इसीलिए तो कहा गया ना, चलने वाले निकल गए, जो ठहरे जरा कुचल गए। तो इस दुनिया में रहते हुए भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप अक्सर देखते हैं बेटा, आपकी क्लास में आप सब एक ही क्लास में, एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही जगह पे बैठते हैं, एक ही तरह के आपको असातिज़ा पढ़ाते हैं, और जो अपने काम में वक्त जाया किए बगैर मगन रहते हैं वो आगे निकल जाते हैं। जो दुनियावी रानाइयों अपने वक्त के ज़िया के लिए इस दुनिया की तरफ मगन रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो यही बात यहां पे हमें शायर एक्सप्लेन करना चाह रहा है। Why does the horse impatiently await the next move of his master? क्यों? अब देखिए यहां पे घोड़ा जो है वो अपने आका के अगले मूव के लिए, अगले सफर के लिए क्यों बेचैन है? क्योंकि the horse is giving attention toward the practical life. वो उसको एक अमली जिंदगी की तरफ तवज्जो दिलाता है। किसके जरिए? अपने गले में बंधी हुई घंटियों के जरिए वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आप दुनिया की इस खूबसूरती में मगन हो चुके हैं, ना कि आपको और बहुत लंबा सफर तय करना है। The speaker in the poem is captivated by the beauty of nature. Why doesn't he stop for long to enjoy nature beauty? अब देखिए उसने कहा कि स्पीकर जो है वो कुदरती खूबसूरती से कैप्टिवेट होकर वहां पर रुकता है, लेकिन वो ज्यादा अरसे तक क्यों नहीं रुकता? बिकॉज ही हैज टू माइल गो बिफोर हिज स्लीप, क्योंकि उसे अपने सोने से पहले बहुत लंबा सफर तय करना है, उसे कई जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इसलिए वो कुदरती खूबसूरती में मगन होकर कैप्टिवेटेड उससे वक्त वहां पे जाया नहीं करता, बल्कि अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा स्टेटमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट्स कई किस्म की हैं, आपको याद होगा, आपको बेटा मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें भी 2 स्टेटमेंट्स पढ़ाई थी। एक है स्पेसिफिक स्टेटमेंट और एक है जनरल स्टेटमेंट। उससे मुराद क्या होता है कि हम चंद एक दुनिया में अल्फाज ऐसे बोलते हैं जो कॉमन होते हैं, लेकिन उन अल्फाज की समझ कब आती है? जब उनके साथ कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट लगाई जाती है। जैसे आप एक क्रिकेट मैच देखते हैं, वहां पे रेफरी जो है, जो कंपेयरिंग करने वाले और रेफरी जिनके हाथ में माइक होते हैं, वो मैच से चंद मिनट पहले जो है वो आप लोगों को बड़ी ऊंची आवाज से अनाउंसमेंट करते हैं कि आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अभी चंद लम्हों में मैच शुरू होने जा रहा है। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों को मैदान में बुलाया जा रहा है। वो इस तरह करके आपको एक मिले जुले से अल्फाज में कंपेन करते हैं, तो उससे क्या होता है? तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। अब जो उसने पहला सेंटेंस बोला, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज, इंतजार का लम्हा करीब आ गया, यही अल्फाज किसी और जगह आप किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां पे भी बोल रहे होते हैं आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हमारे पंडाल में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट शख्स जिन्हें वीआईपी के तौर पर बुलाया गया वो आ चुके हैं आपके पंडाल को जीनत बख्शने के लिए। ये क्या है? वो जो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, ये क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है। जो अगली बात उसने कही है वो क्या है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट। इसी तरह चंद एक स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो उससे पहले हमने कोई भी टेक्स्ट पढ़ा है उससे डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है।
कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो इनडायरेक्टली रिलेट कर रही होती हैं। कुछ स्टेटमेंट्स में हमें एविडेंस देने की जरूरत होती है, जबकि कुछ स्टेटमेंट्स में एविडेंस की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह स्टेटमेंट्स की मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो हम समझते हैं। बाज़ का हम किससे बात कर रहे हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, भाई सीधे सीधे अल्फाज बोलो, आप मुझे डायरेक्टली बोलो ताकि मुझे बात समझ आए। ये जो तुम घुमा फिरा के बातें कर रहे हो ना, ये मुझे समझ नहीं आती। उससे मुराद क्या है कि स्टेटमेंट को समझना कि वो क्या कह रहा है। कई दफा आप किससे बात कर रहे हैं, कोई ऐसा तीसरा शख्स आपकी महफिल में आ गया है जिसके सामने आप वो बात नहीं करना चाहते, तो आप अपनी बात को कंटिन्यू भी रखते हैं लेकिन उससे मुतल्लिका अल्फाज को दरमियान से स्किप करते जाते हैं। आप प्रोनाउंस का इस्तेमाल करके वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं जो तीसरे शख्स को समझ भी नहीं आती और आपकी बात मुकम्मल भी हो जाती है। तो ये क्या होती है, ये स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर करते रहते हैं। आपकी बुक में भी आपको उसने एक कॉलम दिया है कि जिसमें आपने लिखना है कि ये डायरेक्टली सपोर्टेड है या इसमें एविडेंस देने की जरूरत है या ये सपोर्टेड है भी या नहीं है। उसके बाद हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई, एलिट्रेशन। देखिए बेटा, हमने यहां तक पढ़ा था कि जनाब मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस तरह इंग्लिश में भी हमारे चंद एक अल्फाज ऐसे हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। कैसे, देखें हमारे इस पोएम के ये देखें, हुज, डब्ल्यू और डब्ल्यू। एलिट्रेशन का मतलब क्या है? Alliteration refers to the repetition of the same consonants, यानी सेम कॉन्सोनेंट्स जो है उनका एक ही सेंटेंस में बार बार दोहराया जाना। इन वर्ड्स विच आर यूज क्लोजली टुगेदर इन द पोएम, जो कि नज्म में इस्तेमाल हुए, उन्हें क्या कहते हैं? एलिट्रेशंस। उन्हें क्या कहते हैं? एलिट्रेशंस। अब एलिट्रेशंस जो है ये क्या है कि आपने कुछ ऐसे अल्फाज पढ़े जिनमें सेम कॉन्सोनेंट्स बार बार दोहराए जा रहे हैं। जैसे हिज हाउस, उसने आपको एग्जांपल्स भी दिए, एच एच, या उसने आप लोगों को और एक एग्जांपल दिया है, सी स्टॉपिंग। तो देखिए यहां पे भी एस और एस, ये क्या है? सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम कॉन्सोनेंट्स अगर एक ही सेंटेंस में बार बार दोहराए जाएं तो उसे क्या कहते हैं हम? एलिट्रेशन। उसके बाद आ जाती है हमारी बात इमेजरी की। देखिए बेटा, अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी सेंसेस दी हैं? 5 सेंसेस। कौन कौन सी 5 सेंसेस है? नंबर 1 जिसे हम देखने की कहते हैं, दूसरी सुनने की हिस्स है, तीसरी बोलने की हिस्स है, चौथी छूने की हिस्स है और उसके बाद चखने की हिस्स है। अब हमारी इन 5 सेंसेस का जब हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए हमारी आईज बंद हो लेकिन हमारे कान में एक शख्स की आवाज पड़ रही है जिसको हम देख नहीं रहे और दूसरे भी किसी शख्स की, तो आपको उन अपनी सुनने की सेंस ने ये बता दिया ये आवाज फलां की है, ये फलां की है, हालांकि आप उसको देख नहीं रहे। इसी तरह अगर आप किसी सरफेस पर, अब फर्ज किया मैं यहां पे हाथ लगाता हूं तो ये सरफेस और है और एक दूसरी सरफेस जो है जो इससे ऊपर या साइड पे है या इस सरफेस पे मैं हाथ लगाता हूं तो इन दोनों की स्मूथनेस में डिफरेंट है। जो इनमें डिफरेंस है वो क्या है? वो हमारी इमेजिनेशन है, हमारे तसव्वुरात है,
वो ख्यालात हैं जिन्होंने हमें इसको वाज़े करके दिया है कि आप जो चीजों को अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए पहचान रहे हैं वो ये है। तो जब इंसान अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करेगा, उन सेंसेस के जरिए मुख्तलिफ चीजों के बारे में ख्यालात, तसव्वुरात अपने बयान करेगा, तो उसे क्या कहते हैं? इमेजिनेशन। इसी से निकला है, इमेजरी से लफ्ज क्या निकला है? इमेजिनेशन। ख्यालात, तसव्वुरात, इमेजिन करना, तसव्वुर करना, ये उसी से वर्ड निकला। इस तरह बेटा नेक्स्ट उसने आपको वोकैबुलरी दी है आपके पेज नंबर 85 पे। उसने पहले तो आपको ये कहा है आइडेंटिफाई एलिट्रेशन एंड मेटाफर्स इन द पोएम। आपने पोएम में जो एलिट्रेशन है उनको बयान करना है कि कहां कहां अल्फाज में रेपिटेशन आई है, कौन सी कॉन्सोनेंट्स की। उसके बाद पैराफ्रेज द फॉलोइंग, द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। इसको आपने पैराफ्रेज की सूरत में लिखना है कि एक पैरा बना के सेंटेंसेस की सूरत में, यानी हम इसको रिसाइट नहीं करेंगे। जब आप पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे तो फिर हम इसको रीड करेंगे। वोकैबुलरी में बेटा सबसे पहली चीज उसने आपको दी है वर्ड्स ऑपोजिट, जिनको हम दूसरे अल्फाज में अगर हम अल्फाज के उल्ट लेते हैं उन्हें एंटोनिम्स भी बोला जाता है। उर्दू में हम इनको मुतजाद अल्फाज भी कहते हैं। यहाँ पे हमें कॉलम ए और कॉलम बी दो में उसने मुख्तलिफ अल्फाज दिए हैं। कॉलम ए के उन अल्फाज को हमने कॉलम बी के साथ मिलाना है। विलेज, उसका मतलब क्या होता है? गांव। तो उससे उल्ट क्या होगा? सिटी, शहर। स्टॉपिंग, रुकना, और उसका उल्ट क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? मूविंग, हरकत में आना। स्नो, बर्फ। तो हम क्या कहेंगे? वाटर, पानी। फ्रोजन, जमा हुआ। मेल्ट, पिघला। डार्केस्ट, घनी, गहरी, अंधेरी। ब्राइटेस्ट, चमकदार, रोशन। साउंड, आवाज। साइलेंस, खामोशी। डॉनी, शल। डीप, है। इसके बाद बेटा उसने हमें चंद एक जो है वो ऑप्शंस दी हुई हैं कि जिन ऑप्शंस को हमने टिक करना है। हमें 4 ऑप्शंस मिली हैं। सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। द पोएम इज सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट्स अबाउट रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। और मैंने आपको पूरी पोएम में यही बयान किया है कि इंसान की जिंदगी और मौत की रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, इंसान जिंदगी में कैसे इन दुनिया की खूबसूरती में मगन होता है और आखिर उसे कहां जाना है? मौत की तरफ। इस तरह द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्लिगेशन ऑफ लाइफ एंड डिजायर टू एस्केप फ्रॉम देम। बी है आपका, यानी जिंदगी के फराइज से और आपकी ख्वाहिशात। फराइज से आप क्या करते हैं? आप छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं और अपनी ख्वाहिशात को आप हासिल करने की कोशिश। आफ्टर रीडिंग द पोएम वी गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अब जिन बच्चों ने तो इस चीज को समझा है कि वाकया ही इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें क्या पैगाम दिया है कि आप रियलिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी तरफ बढ़े, ना कि आप इमेजिनेशन में जिंदगी गुजारें। तो वो दुनिया के इन तमाम चैलेंजेस के बारे में क्या हो जाएगा? उसके लिए रेडी कर लेगा खुद को। द पोएम कन्वेज टू अस ओनली प्रोफाउंड थॉट्स। क्या? प्रोफाउंड
थॉट्स के बारे में हमने पॉइंट पढ़ी है। डार्क वुड्स सिंबलाइज डेथ एंड डिपार्चर टू एन अदर वर्ल्ड, मौत और दूसरी जिंदगी की तरफ जाना। उसके बाद बेटा उसने हमें ग्रामर का एक पोर्शन दिया है। इस ग्रामर के पोर्शन में उसने हमें क्या समझाया है। सबसे पहले एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एक सिंगल एडजेक्टिव के तौर पर काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग क्या एडजेक्टिव है, जबकि आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, मैं उस चेहरे को पसंद करता हूं जिस पर मुस्कुराहट हो, तो वो क्या एडजेक्टिव फ्रेज है। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, यानी अल्फाज ऐसे जो एक सिंगल एडवर्ब के तौर पर काम करें। अली रैन क्विकली, अली तेजी से दौड़ता है। अली रैन एट ग्रेट स्पीड, अली बहुत तेज दौड़ता है। इस तरह हमें चंद एक यहां पे उसने अंडरलाइन एडजेक्टिव फ्रेज दिए हैं जिनके हमने एडजेक्टिव्स बनाने हैं। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, ही वोर अ सिल्की टर्बन। अब मेड ऑफ सिल्क तीन अल्फाज हैं, एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको एक ही सिंगल वर्ड में हमने चेंज कर दिया सिल्की। ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, ही इज अ फ्रेंडलेस मैन, वो एक ऐसा शख्स है जो दोस्तों के बगैर है, यानी वो दोस्तों के बगैर शख्स है। नोबॉडी लाइक्स अ पर्सन विद बैड टेम्पर, नोबॉडी लाइक्स बैड टेम्पर पर्सन, कोई भी बुरे रवैये वाले शख्स को पसंद नहीं करता। इट इज ऑफ नो यूज, इट इज यूजलेस, ये बेफायदा है। इसी तरह ही इज अ मैन ऑफ सेंस, ही इज अ सेंसिटिव मैन, वो एक हसास शख्स है। इस तरह नेक्स्ट उसने बेटा आपको दिए हुए एडवर्ब्स दिए, आपने उनको एडवर्ब फ्रेजेस में चेंज करना है। ये आपकी एक एक्टिविटी है। उसके बाद उसने आपको कहा है राइटिंग स्किल्स। देखिए बेटा यहां पे उसने आपको राइटिंग स्किल में एक टॉपिक भी दिया है कि सिटी लाइफ और कंट्री लाइफ जो है उसमें क्या डिफरेंस है। उसके हवाले से उसने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया है कि सबसे पहले आपने सिटी लाइफ के एडवांटेजेस लिखने हैं, फिर उसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। इस तरह कंट्री लाइफ के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसके नुकसानात हैं। लिहाजा जब आप दोनों को सामने रखेंगे, दोनों को लिख लेंगे, तो एंड पे आपने उसका कंक्लूजन देना कि सिटी लाइफ के कौन कौन से फवायद हैं और कौन कौन से नुकसानात हैं, और जो रूरल लाइफ है, जो कंट्री लाइफ है, देहात की जिंदगी है, उसकी क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं। उसके बाद उसने बेटा आपको ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से एक बात कही है कि एक्सप्रेशन टू रेफर पोलाइटली, नो प्लीज, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी बट इट इज नॉट पॉसिबल, आई रिग्रेट इन्फॉर्म यू दैट। यानी इंसान जब किससे बात करता है तो उसमें अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा जिन अल्फाज से दूसरा आप कभी भी रूड बिहेवियर शो नहीं करेगा, तो ये क्या होता है, ये आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। दूसरी बात बेटा, आप किससे भी बात करते हैं तो आप में ये तमाम एबिलिटीज होनी चाहिए कि आप उसको अपनी बात पर कन्विंस कर सकें। आप उसको अपनी ऐसी बात इस अंदाज से करें कि जिससे वो आपकी बात प्रॉपर समझे और वो तवज्जो के साथ आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो, ना कि वो मजबूरन आपकी बात सुने।
तो ये क्या होता है, ये आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। जैसे ही आप बड़े होंगे तो आपको जब MBA वगैरह या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में खास तौर पर ये चीजें सिखाई जाएंगी कि जब इंसान किसी से बात करे तो उससे बात करने के दौरान आपके अल्फाज का चुनाव, आपकी उससे बिहेवियर, आपकी उससे सिटिंग जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो एक पॉजिटिव रिस्पांस लेकर जाए, ना कि आप नेगेटिव रिस्पांस दें। जब आप पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होंगी, तो आप उसको अच्छा ब्रीफ कर सकेंगे। तो देखिए बेटा, चैप्टर में ये तमाम बातें जो हमने शुरू में डिस्कस की थी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या कहा था, उसकी जो है वो लर्निंग आउटकम्स, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात की। फिर हमने प्री रीडिंग के हवाले से बात की फिर हमने उसकी रीडिंग के हवाले से बात की कि इसकी रिसाइटिंग और रीडिंग और जो ट्रांसलेशन है। उसके बाद हमने उसकी ग्लॉसरी की बात की कि ग्लॉसरी हमने या उसमें थीम भी पढ़ा, उसमें नोट्स एंड कमेंट्स भी पढ़े। उसके बाद हमने उसकी कंप्रीहेंशन यानी क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से बात की। तो देखिए, अगर समझाने वाले कोई भी आपको अपने अंदाज से समझाए लेकिन आपके मेंटल लेवल का ख्याल ना रखे तो आपको अच्छे तरीके से समझा नहीं सकते। इसी तरह जब आप किसी से कोई भी काम लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए उसको मेंटली तौर पर कैप्चर कर सकते हैं, आप उस बात पर आमादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बेटा पूरी पोएम को पढ़ना है, पोएम के हर पहलू को पढ़ना है। कोई बात ना समझ आए, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, या जब प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी फेस टू फेस क्लासेस होती हैं उसमें आप पूछ सकते हैं कि सर ये बात हमें समझ नहीं आई, इसको दोबारा पढ़ा दें। और उसको समझने के लिए आप अपने पास नोट करेंगे तो समझ सकेंगे। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 8 का चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।